संस्कृत व्याकरण पर आधारित यह सीरीज संस्कृत लेसन्स विद डॉक्टर सीमा शर्मा संस्कृत व्याकरण के कठिन विषयों को सरल तरीके से समझाने के उद्देश्य से ही शुरू की गई है। आज की इस वीडियो में मैं डॉक्टर सीमा शर्मा जिस टॉपिक पर बात करूंगी वह बिगिनर्स के लिए है। अपने 33 इयर्स के टीचिंग एक्सपीरियंस से मैंने यही जाना है कि संस्कृत भाषा तब कठिन नहीं लगती जब उसे समझाया सही से जाए, और इसी का प्रयास मैंने इस सीरीज में किया है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा आज का विषय है संस्कृत वर्ण विचार और उच्चारण स्थान। बच्चों, भाषा में जो सबसे पहले शुरुआत होती है वह होती है वर्णों से। वर्ण क्या है, सबसे पहले हम इस पर विचार करते हैं। वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसे और छोटे भागों में नहीं बांटा जा सकता। सबसे छोटी इकाई का मतलब क्या है कि सबसे छोटा अक्षर, अक्षर उसे कहते हैं जो और ज़्यादा, जिसका क्षरण नहीं हो सकता, जो और ज़्यादा नहीं टूट सकता, उसको टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसलिए वो सबसे छोटा हो गया और वही है वर्ण। तो भाषा जब हम शुरू करते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है वर्ण, जो कि उसकी सबसे छोटी इकाई है। ठीक है। अब वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। संस्कृत में 13 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है। अभी हम इनके बारे में जानेंगे कि ये कौन से होते हैं। स्वरों और व्यंजनों के समूह को, समूह होता है ग्रुप, स्वरों और व्यंजनों के ग्रुप को, समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। माला क्या होती है बच्चों? माला होती है जिसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ पिरोई जाती हैं। तो जहाँ पर स्वर और व्यंजन का पूरा समूह होता है उसे हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे अनेक फूलों को जोड़कर एक माला बनती है, हम उसे फूल माला कहते हैं। वैसे ही स्वरों और व्यंजनों से भाषा की माला बनती है। ठीक है। अब स्वर क्या है? हमने 2 उसके भेद बताए थे, स्वर और व्यंजन। तो सबसे पहले हम स्वर को जानते हैं। स्वर वे वर्ण होते हैं जिन्हें, वर्ण का मतलब अक्षर, ठीक है, स्वर वे वर्ण होते हैं जिन्हें हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं। अब स्वतंत्र रूप से बोलने का मतलब क्या होता है कि जिसे हम आसानी से उसी जो उसका स्वरूप है उसी में हम बोल सकते हैं। उसे बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी होती। जैसे अ, आ, ये सिंपल, हम अ है तो हम अ बोल सकते हैं। अब संस्कृत भाषा में 3 प्रकार के स्वर होते हैं। ये हम किस आधार पर करते हैं? बोलने के आधार पर। ठीक है, कि हम कितना समय लगाते हैं ए स्वर को बोलने में, उसके आधार पर इसके 3 भेद होते हैं। पहला है ह्रस्व भेद, जिन्हें बोलने में 1 मात्रा का समय लगता है। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, जैसे हम बिल्कुल सामान्य भाषा में बोलते थे छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन्हें बोलने में 1 मात्रा, मतलब बस एकदम से बोल दिया जाए, जैसे अ बोल दिया, खत्म, ई, उ, री, ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं ह्रस्व स्वर। ठीक है। आगे हम बोलते हैं दीर्घ स्वर। क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं जिसमें 2 मात्राओं का समय लगता है, यानी जिन्हें बोलने में इससे डबल वक्त लगता है, डबल समय लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, अब देखिए इधर आ, ये बड़ा है ना, हमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा। ई, उ, री, ओके। अब इसके बाद आता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर क्या होते हैं? जो 2 स्वरों के मेल से बनते हैं, जैसे ए, ऐ, ओ, औ। अब ये 2 स्वर कौन से हैं जिनसे मिलके ये बने? कि ए कौन से 2 स्वर से मिला है? ये अ और ई से मिला है। इसे हम, जब हम संधि वाला जो वीडियो मैंने बनाई है, आप उसमें जाकर इसे देख सकते हैं कि संधि में हम ए कैसे बनाए हैं, कौन से 2 स्वर इसमें आए हैं। तो इसका अध्ययन हम संधि प्रकरण में करेंगे, जो कि मैंने वीडियो बना दी है ऑलरेडी। आप चाहें तो उसे देख सकते हैं इसी चैनल पर। अब आगे आता है एक विशेष स्वर होता है वैदिक स्वर री। ये हम सामान्य जो संस्कृत पढ़ते हैं उनमें इसे लौकिक संस्कृत जिसे कहा जाता है, उसमें इसका प्रयोग नहीं होता। ये वैदिक संस्कृत में, यानी वैदिक ग्रंथ जो है में, वेदों में इसका प्रयोग किया जाता है री का। तो ये थे हमारे स्वर, 3 तरह का, ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त स्वर। आगे चलते हैं। व्यंजन क्या होते हैं? अब व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिन्हें स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकते। देखो बच्चों, ये डिफरेंस है स्वर और व्यंजन में। स्वर क्या होते हैं? जिन्हें हम स्वतंत्र रूप से, यानी सिंपल हमने अ बोल दिया, ओके ठीक है, हो गया स्वर। लेकिन व्यंजन को हम स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकते। उन्हें बोलने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता लेनी होती है।
ठीक है, लेकिन हम लिख सकते हैं, हम व्यंजनों को हलंत लगाकर लिख सकते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा अपनी बुक्स में कहीं कहीं ये वाला चिन्ह जो है वर्ण के नीचे लगाया हुआ होता है। उदाहरण देखते हैं, जैसे क है, यहाँ पर क के नीचे हलंत लगा दिया, इसका मतलब ये व्यंजन है क, लेकिन हम इसे लिख तो सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते। आप बोल के देखिए, हम बोलेंगे ना अगर क, तो हमारे मुंह में से अ की साउंड आ रही है हमारे गले से। आप ध्यान से बोल के, सब बच्चे बोल के देखो अपने मन में, ठीक है। हम बोलेंगे क, तो क में अ का साउंड आ रहा है और ये हमारा बन जाता है क। अगर हम क बोलते हैं तो ये है, लेकिन हम लिखते समय अगर हम इसमें नीचे हलंत लगा देते हैं तो ये व्यंजन हो जाता है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि व्यंजनों को बिना स्वरों की सहायता के नहीं बोल सकते, स्वरों की सहायता लेनी आवश्यक होती है, लेकिन लिख सकते हैं हलंत की सहायता से, ठीक है। अब संस्कृत के 33 व्यंजनों को उच्चारण के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं उच्चारण क्या होता है। उच्चारण का मतलब होता है बोलना, ठीक है। अब हम जब वर्ण बोलते हैं तो हमारे गले से जो आवाज़ निकलती है, मुंह से जो आवाज़ निकलती है, उसे हम उच्चारण कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप देखेंगे कि हमारे जब हम कोई वर्ण बोलते हैं तो ऐसे लगता है कोई तो गले से आवाज़ निकल रही है, कभी लगता है कि हमारे सर में उसकी आवाज़ आ रही है, कभी हमें लगता है कि हमारा जो जिह्वा है, जो जीभ है, वो ऊपर तालू से चिपक रही है, बोलते समय टकरा रही है। कई बार हमें लगता है कि कोई वर्ण बोलते समय हमारे दांतों से हमारी जिह्वा टकरा रही है। तो मुख के जिस भाग से बोला जाता है उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। उच्चारण का मतलब होता है बोलना। ये मैं अगले आपको अभी थोड़ी देर बाद समझाऊंगी, पहले हम व्यंजनों पे बात करते हैं। तो संस्कृत के जो 33 व्यंजन हैं उनको उनके बोलने के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का मतलब होता है टच करना, छूना, ठीक है। किसी चीज को स्पर्श किया जाता है। अब ये स्पर्श कहाँ होगा? ये हमारे मुख में होगा। जिह्वा किससे स्पर्श कर रही है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कवर्ग। क यानी कवर्ग मतलब क का जो वर्ग है, वर्ग मतलब समूह, जो क वाला जो ग्रुप है। जैसे अपन जब मॉनिटर बनते हैं क्लास में तो हम 10-10 बच्चों के ऊपर एक मॉनिटर बना देती है टीचर, है ना। तो टीचर्स का क्या उद्देश्य होता है कि इन 10 बच्चों का एक ग्रुप है और उसमें से ये जो पहला बच्चा है, रोल नंबर 1, ये इस ग्रुप का लीडर है। तो इसी तरह से ये एक ग्रुप है क वर्ग, इसमें ये 5 वर्ण हैं और क जो है क्योंकि ये सबसे पहले आ रहा है इसलिए ये इसका लीडर है, तो इसे हमने बोल दिया कवर्ग क्योंकि ये सबसे पहले आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से ये चवर्ग है क्योंकि ये चवर्ग मतलब च वाला ग्रुप है और इसमें ये 5 व्यंजन आ रहे हैं, इसलिए इनको चवर्ग बना दिया गया और इसका लीडर बन गया च क्योंकि ये सबसे पहले आ रहा है। तो चलो हम पढ़ते हैं इसको। कवर्ग में क्या क्या आते हैं? क, ख, ग, घ, ङ। ध्यान से बोलना बच्चों, ये ण नहीं है, ये होता है ङ। ये अंदर गले में से आवाज आती है, ङ और नासिका में से, ठीक है। अब देखिए, अब सब इन सब के नीचे मैंने हलंत लगाए हैं क्योंकि ये सब व्यंजन है। अगर मैं हलंत नहीं लगाऊंगी इसके नीचे तो इसका मतलब इसमें अ स्वर जुड़ गया है, जो कि हमें अपेक्षा नहीं है, हमें नहीं चाहिए यहाँ पर स्वर, हमें व्यंजन के बारे में पढ़ना है, तो यहाँ पर हमने हलंत लगाया। अगला वर्ग देखते हैं, चवर्ग। च, छ, ज, झ, य, ठीक है बच्चों। ये भी देखो सबके नीचे हलंत है, इसका मतलब ये व्यंजन है। और अब जब मैं आपको उच्चारण स्थान जब बताऊंगी तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये वाकई कहाँ कहाँ है, ये सब एक जैसे आते हैं। अब जब तुम पढ़ोगे ना क, ख, तो हमें लग रहा है कि ये एक ही जगह से आवाज आ रही है, गले में से आवाज आ रही है, इसलिए ये एक वर्ग में डाल दिए। अगर मैं बोलती हूँ ट, तो अब देखो क और ट दोनों अलग अलग जगह से बोले जा रहे हैं। ट हमें ऐसा लग रहा है जैसे मूर्धा, यहाँ से आवाज आ रही है। च हमें लगता है तालू, वहां से आवाज आ रही है। तो इसलिए ये कहाँ कहाँ से आवाज आ रही है, तो ये सब एक ही जगह से हमें बोलते हुए सुनाई देते हैं, ये सब एक ही जगह से आवाज निकलती सुनाई देती है, इसलिए इनको एक वर्ग में डाल दिया, ठीक है। अब आगे है टवर्ग। ट, ठ, ड, ढ, ण। तवर्ग त, थ, द, ध, न। पवर्ग प, फ, ब, भ, म, ठीक है। तो ये बच्चों 5 वर्ण हैं, 5 वर्ग हैं और इनमें 25 हमारे स्पर्श व्यंजन आ गए हैं। अब आगे हम देखते हैं अंतस्थ। अंतस्थ का मतलब होता है अंदर स्थित है, जो हमारे अंदर से आवाज निकल रही है, उसे हम अंतस्थ कहते हैं। ये 4 वर्ण हैं, य, र, ल, व। और फिर है ऊष्म, जो कि जैसे ऊष्मा बाहर, ऊष्मा मतलब गर्म हवा बाहर निकल रही है, उसे हम कहते हैं श, श, स, ह। ये 4 वर्ण हैं, ठीक है। तो ये टोटल हमारे 25
4 और 4 टोटल मिला के हमारे हो जाते हैं ये 33 व्यंजन। ठीक है, लेकिन इसके अलावा हमें कई बार हमारी बुक्स में या हम कहीं पढ़ते हैं तो ये 4 व्यंजन भी दिखाई देते हैं, क्ष, त्र, ज, श्र। बच्चों इसका जो उच्चारण है वो ज्य है, संस्कृत में ये ज्य होता है, ज्ञ नहीं होता। ठीक है, और ये किन से मिलके बनते हैं संयुक्त व्यंजन, वो यहाँ पर जो व्यंजन दिए हुए हैं इनमें से और इनमें से मिलके बनते हैं, इसलिए इनको अलग से काउंट नहीं किया जाता क्योंकि इनकी काउंटिंग ऑलरेडी इन 33 व्यंजन में हो चुकी है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हाँ बच्चों, स्वर व्यंजनों के साथ हमेशा मात्राओं के रूप में लगते हैं। अभी हमने जब पहले पढ़ा था तो हमने देखा था कि ये हमारे स्वर हैं, ठीक है, और ये हमारे व्यंजन हैं। लेकिन स्वर व्यंजनों, और ये भी हमने बोला था कि व्यंजन स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं, तो व्यंजन के साथ स्वर लगेंगे कैसे? क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं क के बाद अ? नहीं, व्यंजन हमेशा मात्राओं के रूप में लगते हैं। जैसे हम बोलते हैं छोटी ई की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा, इस तरह से। तो हम देखते हैं कि अ स्वर हमारा कैसे लगता है। ये व्यंजन है हलंत वाला, इसमें हमने अ जोड़ा, हमारा क पूरा हो गया। ठीक है, अब छोटी ई है, क व्यंजन है, क में छोटी ई जोड़ी, हमारी छोटी की इस तरह से लगेगी, ये होती है हमारी छोटी ई की मात्रा। ठीक है, इसी तरह से जब हम ऊ जोड़ते हैं तो हमारा बन जाता है क में छोटा ऊ, कु। इधर हम देखेंगे आ की मात्रा, ये अ है, ये आ है, आ की मात्रा लग गई। छोटी ई की मात्रा इस तरह से लगेगी, बड़ी ई की मात्रा इस तरह से लगेगी, बड़ी ई। देखो लिखते हम बड़ी ई ऐसे हैं, लेकिन मात्रा हमारी ऐसे लगती है। ठीक है, तो ये कु, कु। क प्लस री, क्री। क प्लस बड़ी री, क्री। क व्यंजन प्लस ए, के। क व्यंजन प्लस बड़ा ए, कई। क प्लस ओ, को। क प्लस औ, कौ। तो ये हमारी जो मात्राएं हैं स्वरों की, वो इस तरह से हमारे व्यंजनों के साथ जुड़कर शब्द बना देती हैं। आगे चलते हैं, वर्ण वियोजन और वर्ण संयोजन। बच्चों इसको जरा आप ध्यान से देखना क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है, इस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्वरों और व्यंजनों का जुड़ना वर्ण संयोजन कहलाता है। जैसे स व्यंजन है, हलंत लगा दिया, ई स्वर है, म व्यंजन है, हलंत लगाया, और आ स्वर है। जब ये सब जुड़ेंगे तो हमने कहा था कि स्वर जो है वो व्यंजन के साथ मात्रा के रूप में जुड़ते हैं। तो हमने स के साथ बड़ी ई जोड़ी, सी, म के साथ आ जोड़ा, मा, सीमा। ठीक है, इसे हम जुड़ना जो होता है, ये अलग अलग थे, इनको जोड़ा, इसे हम कहते हैं वर्ण संयोजन। इसी तरह से जब हम इसको अलग करते हैं, स्वरों और व्यंजनों का अलग होना वर्ण वियोजन कहलाता है। वर्ण वियोजन मतलब अलग अलग होना। जैसे हमने एक शब्द दिया राजा, तो उसको हमने अलग कैसे किया, उसमें से हमने व्यंजन निकाल लिया र। अब जब निकालेंगे तो उसमें हलंत लगाना पड़ेगा, व्यंजन है। आ की मात्रा थी तो यह आ स्वर था, ज व्यंजन था, हलंत लगाया, ये भी आ की मात्रा है। ये जैसे हमने आपको पीछे बताई थी कि आ की मात्रा, आ ऐसे मात्रा के रूप में लगता है, इसी तरह से यहाँ पर आ का जो है वो मात्रा के रूप में लगा और ये बन गया हमारा राजा। ठीक है, तो वर्ण वियोजन वर्ण संयोजन जरूर करना क्योंकि ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बच्चों। इसमें बहुत सारे व्यंजन और स्वरों को जोड़ने पर क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। आगे देखते हैं उच्चारण स्थान। जो मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आगे बताऊंगी आपको उच्चारण स्थान। तो उच्चारण स्थान होता है कि मुख के जिस भाग से जो वर्ण उच्चरित होता है अर्थात बोला जाता है, वही उसका उच्चारण स्थान होता है। और इसको सबसे अच्छी चीज़ है कि हम इसको एक टेबल के रूप में याद कर सकते हैं। बहुत सिंपल टेबल बनाई है मैंने ताकि ये इस टिप्स को आप याद रख लेना कि हाँ कहाँ से बोला। और सबसे आसान टिप जो इसका है कि आप जब बोलोगे ना कोई वर्ण, तो आपको खुद ही महसूस हो जाएगा, खुद अनुभव करोगे कि ये मेरे मुख के किस भाग से निकल रहा है और वही उसका उच्चारण स्थान होगा। तो आप इस टेबल को ध्यान से देखिए और आप इसको याद कर लीजिए ताकि आपको फटाफट टिप्स पे आ जाएगा ये। तो इसके लिए हमने सबसे आसानी क्या रखी है कि एक कॉलम हमने बनाया उच्चारण स्थान का, ये हमारे उच्चारण स्थान है। इसके अलावा कोई उच्चारण स्थान है ही नहीं। उच्चारण स्थान मतलब बोलने की जगह। तो कंठ है, तालु, तालु आप जानते हैं जब हम कुछ गर्म खा लेते हैं तो हमारे मुंह के ऊपर वाली चीज़ जो जल जाती है ना उसे हम तालु कहते हैं। ठीक है, मूर्धा, मूर्धा होती है जो एकदम से हमें लगता है कि सर में कोई आवाज़ टंकारा सा बजाए, है ना, उसे मूर्धा कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं तो ऐसे लगा कुछ हो रहा है, शिखर पे जाता है। दंत, दांत, ओष्ठ, होठ, नासिका, नाक,
कंठ तालु, अब ये दो मिल गए हैं, कंठ और तालु। मैंने आपको बोला था ना ये वाले वर्ण जो है ये दो से मिलके बने हुए हैं, ये इसमें ऑलरेडी दो अक्षर हैं हमारे, दो वर्ण हैं, तो इसका मतलब एक वर्ण हमारा कंठ है और एक वर्ण हमारा तालु से मिलके बना है, इस तरह से बना है। ठीक है, तो इसलिए ये दो उच्चारण स्थान, ये उच्चारण स्थान होगा जहाँ पर दो मिलेंगे। फिर है कंठोष्ठ, इसमें भी दो होंगे, ये ओह और औ है, तो कंठ भी होगा और ओष्ठ भी। अभी मैं जब आपको ये टेबल बताऊंगी ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये दो क्यों है। और एक है हमारा दंतोष्ठ, इसमें भी दंत और ओष्ठ दोनों मिलके बने गए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने फिर टेबल का हमारे दूसरा कॉलम है स्वर, तीसरा व्यंजन, अंतस्थ और उष्ठ, यही तो है हमारे वर्ण, सारे टोटल मिला के हमारे वर्ण यही है। ठीक है, तो उनमें ये स्वर हैं। अब इन स्वरों को हमने उच्चारण स्थान के हिसाब से अलग अलग कॉलम में डाले हैं। जैसे कंठ में अ और आ स्वर आते हैं, व्यंजन कंठ के कौन से हैं, क ख ग घ ङ, अंतस्थ कोई नहीं है और ऊष्म है ह। ठीक है, तो ये सारे व्यंजन जो हैं ये हमारे कंठ से बोले जाते हैं और इसलिए इनको हमने कंठे, इनका उच्चारण स्थान है। तालु उच्चारण स्थान किन किन वर्ण का है, ई और ई का, चवर्ग का, य, अंतस्थ में ऊष्म में श, इन वर्णों का उच्चारण स्थान है तालु। अब आगे देखिए, आप बच्चों इनको जब बोलोगे ना तो आपको इमीडिएट समझ में आ जाएगा कि हाँ ये इनका उच्चारण स्थान है। फिर है री री, टवर्ग ट ठ ड ढ ण, अंतस्थ में र और ऊष्म में श। दंत का कौन सा है, दंत के कौन से हैं, दंत उच्चारण स्थान किन वर्णों का है, ली, ये वैदिक वर्ण है जो मैंने आपको बताया था। ये है व्यंजन तवर्ग पूरा, ल अंतस्थ में से और ऊष्म में से स, इन सबका उच्चारण स्थान है दंत। ओष्ठ किनका है, स्वरों में उ और व्यंजनों में पवर्ग, ये हमारा ओष्ठ है। ठीक है, अब नासिका, नासिका मतलब होती है नाक, नाक से जो आवाज़ आती है उसमें कोई भी स्वर नहीं है जो कि नासिका से निकलता है। व्यंजनों में जितने भी हमारे पंचम वर्ण हैं, अब आप बोलोगे कि मैम ये वाले वर्ण तो सारे हमारे इनमें भी आ गए हैं, तो आप देखिए कि ङ जो है वो नासिका से भी आ रहा है और कंठ से भी निकलता है क्योंकि कवर्ग में भी है। य जो है वो हमारे तालु से भी निकलता है और नासिका से भी, इसलिए ये जो पंचम वर्ण है ङ, ञ, ण, न, म, ये पांचों वर्ण हमारे नासिका से भी निकलते हैं, इसलिए इनका उच्चारण स्थान नासिका भी होता है। ठीक है, अब आगे है कंठ तालु, इसमें ए और ऐ ये दोनों स्वर आते हैं कंठ तालु में। दंतोष्ठ है ओ और औ, और कंठोष्ठ में ओ और औ, और दंतोष्ठ में केवल एक वर्ण है व जो कि अंतस्थ है। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये व तो बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है, या तो ये पूछ लेते हैं कि व वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, या ये पूछ लेते हैं कि दंतोष्ठ का कौन सा वर्ण है। ठीक है, तो आप अगर तालिका को ठीक से याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो उच्चारण स्थान के क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हैं। और आपको एक बात बता दूं, ये टॉपिक ऐसा है जो क्लास 6, 7, 8, 9, 11 सब में आता है, तो आप थोड़ा सा इसको अच्छे से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना बच्चों। ठीक है, अब ये जो हमने स्वर पढ़े, ये देखिए अभी हमने ये स्वर क्या थे, वर्ण विचार और उच्चारण स्थान टॉपिक के अंतर्गत स्वर कितने होते हैं, स्वर क्या होते हैं, उनके क्या भेद हैं, व्यंजन क्या होते हैं, उनके क्या भेद हैं, स्वरों का प्रयोग हम कैसे करते हैं, या वर्ण वियोजन और वर्ण संयोजन क्या होता है, उच्चारण स्थान क्या होता है, इन सारे टॉपिक्स पर आधारित मैंने एक कार्यपत्रक बनाया है जिसमें इस तरह से प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरह से भी प्रश्न आते हैं, इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ह्रस्व स्वर दो स्वरों में इनको डिवाइड करो। ठीक है, तो ये जो प्रश्न पूछे गए हैं इनको आप हल करिए, इनको आप सॉल्व करने की जब कोशिश करेंगे, हो सकता है आप कहीं अटक जाएं, आपको ना समझ में आए, तो उस समय आपको अगर सही उत्तर जानने हैं तो आप कमेंट्स में लिखकर मुझसे पूछिए, मैं आपको सही उत्तर बताऊंगी। ठीक है बच्चों, तो उससे क्या होगा कि आपको सही उत्तर पहचान पाएंगे। और मैं आपसे ये कह रही हूँ कि इस वाली वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करो, आप लाइक करो, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके और उनको वर्ण विचार और उच्चारण स्थान से संबंधित जो भी शंकाएं हैं वो सब दूर हो सके। और बच्चों, अगर आप चाहते हो कि मैं और भी आपको एक्सरसाइज दूं तो आप कमेंट्स में लिखकर बताइए।